नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम भारत वन रिपोर्ट स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि 2021 का डेटा है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वन रिपोर्ट हर दूसरे साल प्रकाशित की जाती है और इसको कौन प्रकाशित करता है, तो ये भारतीय वन सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, यूपी वन दरोगा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर उत्तराखंड वन दरोगा, या फिर अगर आप मध्य प्रदेश से वन रक्षक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इन्वायरमेंट का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना और रेगुलर बेसिस पर वीडियोस को फॉलो करते रहें। बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। तो किसके द्वारा ये जारी किया गया है, इसको आप जान लीजिए। ये है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा ये जारी किया गया है। यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि जो वन रिपोर्ट है ये कितने साल पर प्रकाशित किया जाता है, तो ये हर दूसरे साल में प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पर हम 2021 का डेटा देख रहे हैं, यानी कि इसके पहले 2019 में वन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। आने वाले टाइम में 2023 में वन रिपोर्ट पुनः प्रकाशित किया जाएगा। तो 2023 तक जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर 2021 का डेटा वैलिड होगा और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हम 2021 का डेटा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यह वन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये डेटा आप याद रखेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ये जारी किया जाता है। इस वन रिपोर्ट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इसकी पहले छोटी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह रिपोर्ट भारत के जंगलों में वन आवरण, वृक्ष आवरण, मैंग्रोव क्षेत्र, जानवरों की बढ़ती संख्या, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, जंगलों में लगने वाली आग की निगरानी व्यवस्था, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में जंगल का फैलाव, एसआर डेटा का उपयोग करके जमीन से ऊपर बायोमास के होने का अनुमान और जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील जगहों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये वन रिपोर्ट के माध्यम से हमें इन डेटाज की जानकारी प्राप्त होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्हीं डेटाज के ऊपर ये वीडियो आधारित है। आगे वीडियो में डिटेल में इस पर चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल के वन आवरण का भी सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है। कि इस डेटा में पहली बार, यानी कि 2021 की डेटा में पहली बार हुआ है कि टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल के जो वन आवरण है इनका भी सर्वेक्षण किया गया है। इसके अलावा इस वर्ष के रिपोर्ट की यह विशेषता है कि इस बार इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया, जिसमें जमीन से ऊपर बायोमास के होने का अनुमान लगाया गया। यानी कि जिसमें जमीन से ऊपर जो बायोमास है इसका भी अनुमान लगाया गया है। तो ये पहली बार हुआ है 2021 के डेटा में। तो 2021 के डेटा में पहली बार क्या हुआ है, टाइगर रिजर्व पर जो वन आधारित है, वन आवरण है, इस पर डिटेल पब्लिश किया गया। और इसके बाद में जमीन से ऊपर जो बायोमास है इसका भी अध्ययन हमने पहली बार इस डेटा में किया है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद करते चलें। जो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है ब्लैक कलर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 वर्ष हो गया। 1987 में पहली बार इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि द्विवार्षिक रिपोर्ट है और श्री भूपेंद्र यादव द्वारा ये पब्लिश जारी किया गया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने ब्लैक कलर में हाईलाइट कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अब हम राष्ट्रीय वन नीति 1988 की चर्चा कर लेते हैं, जो भारत में अभी भी लागू है। इसमें थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो 2021 का डेटा जो है इस पर बेस्ड है। तो भारतीय राष्ट्रीय वन नीति 1988 में क्या है ये देख लेते हैं। भारत में पहली बार वन नीति ब्रिटिश शासनकाल में 1894 में बनाई गई थी। पहली बार जो वन नीति है ये ब्रिटिश शासनकाल में 1894 में बनाई गई थी और स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई थी। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति है ये 1952 में घोषित की गई थी। और पहली बार वन नीति कब लागू किया गया था, कब बनाया गया था, तो 1894 में। और अभी के लिए भारत में कौन सी वन नीति लागू है, ये लागू है 1988,
ठीक है, तो ये डेट्स आप याद रखना। अगला जो पॉइंट है इसमें देख सकते हैं कि 1988 में इसमें अहम संशोधन किए गए थे। इस नीति के अनुसार देश के कम से कम 33% क्षेत्रफल को वनाच्छादित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। किसी भी देश में, किसी भी देश की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम भारत की बात कर रहे हैं और भारतीय वन नीति की बात कर रहे हैं। तो भारत में कम से कम 33% क्षेत्रफल जो है ये वनाच्छादित होना चाहिए, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 33% वनाच्छादित क्षेत्र होना चाहिए भारत में, भारतीय वन नीति 1988 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के जो मुख्य बिंदु हैं, यानी कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए, आपको इस पर कई सारे वीडियोस मिलेंगे, कई सारे लेख मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे आसान जो रास्ता है आपके लिए, वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। जिस तरह से मैं ये रिपोर्ट आपके सामने लाता जाऊँगा, आप लोग पढ़ते जाएंगे। सबसे आसान रास्ता है, सबसे आसान ईजीएस्ट वे है, जिस अकॉर्डिंग इस वीडियो को हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेटाज हैं यही आपके सामने रखे गए हैं और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और सीक्वेंस से आपको सारी चीज़ें पढ़नी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वन रिपोर्ट जो है यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन आपके लिए बन जाते हैं अगर आप लोग डेटा को आगे पीछे करके पढ़ते हैं। तो लाइन से हमें चीज़ों को कवर करते चलना है। तो देखते हैं, वर्ष 2021 में भारत वन रिपोर्ट जो पब्लिश किया गया है, ये ध्यान रखना कि ये 17वीं बार पब्लिश किया गया है। ठीक है, 17वां डेटा है ये। ओके, अब देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने लाइन से लिख रखी हैं और इसी अकॉर्डिंग हमारा वीडियो बढ़ता जाएगा। तो ये लिस्ट आप लोग देख लीजिए, जिसमें आपको पढ़ना है वन आवरण, वृक्ष आवरण, इसके बाद में आपको मैंग्रोव आवरण पढ़ना है, वन निधि में वृद्धि पढ़नी है, भारत के वनों में कार्बन संग्रह पढ़ना है, वनों की आग की निगरानी एंड बाघ आरक्षित क्षेत्रों में वनावरण। तो इन सारे डेटास को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले दो शब्द जो कि आपको बार बार इस रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे, तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है और इसको मैं आपको समझा भी देता हूँ क्या होता है वन आवरण और क्या होता है वृक्ष आवरण। तो देखिए, वन आवरण का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक क्षेत्र में 1 हेक्टेयर से अधिक की सभी भूमि जिसमें 10% से अधिक के पेड़ के छत्र के घनत्व के साथ हो। तो ठीक है, जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो कोई एक क्षेत्र है, समझ लीजिए कोई एक क्षेत्र है जिसमें पर्टिकुलर एक रीजन ऐसा है जो कि 1 हेक्टेयर का है और इस पर्टिकुलर रीजन में अगर जो पेड़ सघनता है, वृक्ष सघनता है, वो 10% से ज़्यादा है तो वो वन आवरण का क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो कोई क्षेत्र जिसमें पर्टिकुलर रीजन जो 1 हेक्टेयर का हो और उसमें जो वन सघनता है वो 10% से ऊपर है तो वो आपका वन आवरण कहा जाएगा। इसके बाद में वृक्ष आवरण क्या होता है? वृक्ष आवरण आप समझ लीजिए पृथक पेड़ और पेड़ों के छोटे पैच जो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के हैं और रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्रों के बाहर पाए जाते हैं। तो ये जो आपका रिकॉर्ड किया गया वन आवरण है या वन क्षेत्र है, इसके बाहर का कोई ऐसा रीजन जो 1 हेक्टेयर की भूमि से कम हो। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर सघनता नहीं लिखा हुआ है, सो यहाँ पे सघनता ना लिखने का इनका कोई अपना मतलब होगा, इनके नियमावली में चीज शामिल होगी कि सघनता यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है क्योंकि ये वृक्ष आवरण है। तो ये वन आवरण के बाहर जो 1 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है जिसमें पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको हम लोग वृक्ष आवरण बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की तरफ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलता है जिसमें आपको देखना है कि सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं और सर्वाधिक कमी वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि का मतलब ये है कि 2019 का जो डेटा आया था उससे 2021 का जो डेटा आया है उसमें कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, वहां पर उन्होंने अपना जो वन क्षेत्र है उसको बढ़ाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश ने बढ़ाया है, तेलंगाना ने, उड़ीसा ने, कर्नाटक ने एंड झारखंड ने। इन स्टेट्स में जो वन आवरण है ये बढ़ा है। अब यहाँ पर कितना बढ़ा है ये आपको नहीं याद रखना है, लेकिन ये 3 डेटा आपको याद रखना है। स्टार्टिंग से 3 डेटाज आपको याद होने चाहिए जिसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और उड़ीसा है। किन देशों में किन स्टेट्स में वन की कमी हुई है, तो यहाँ पर आपका नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश में, इसके बाद में मणिपुर में और नागालैंड में।
ये शुरू के 3 डेटा इंपॉर्टेंट है, बाकी मिजोरम और मेघालय आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर वनों की कमी हुई, यानी कि 2019 से 2021 में क्या हुआ है, यहाँ पर वनों की कमी पाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में वन सघनता ज़्यादा है। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो ये भी यहाँ पर वन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, और परसेंटेज की दृष्टि से देखेंगे तो भी अरुणाचल प्रदेश में आपको वन क्षेत्र 1% ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये रैंक आप याद रखना, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से और परसेंटेज की दृष्टि से सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का डेटा जो है इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और परसेंटेज की दृष्टि से भी ये सेकंड नंबर पर आता है। आगे इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब हम क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे स्टेट्स कौन से हैं, इनको चेक कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पर है, जहां पर मध्य प्रदेश में 77,493 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में 66,431 किलोमीटर 31 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वन पाया जाता है। इसके बाद में आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश सेकंड स्थान पर है, और प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड स्थान पर है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी पाई गई है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में 2021 के वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वनों की सर्वाधिक कमी हुई है। क्यों हुई है थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि देश में आजकल पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के नाम पर यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप की जा रही हैं, किसान खेती के लिए वनों को काट रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में, इसलिए यहाँ पर वनों की कमी देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मणिपुर भी पूर्वोत्तर है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये सभी भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो यहाँ पर वनों को काटा जा रहा है इंडस्ट्रीज एंड कृषि के योग्य बनाने के लिए। अब हम जो तीसरा डेटा है इसको देख लेते हैं, सर्वाधिक वृक्ष आवरण की। तो वनावरण जो कि 1 हेक्टेयर वाली भूमि होती है, और वनावरण के बाहर का क्षेत्र जो कि 1 हेक्टेयर से कम होता है, उसको हम वृक्षावरण वाले राज्य बोलते हैं। तो वृक्षावरण राज्य में सबसे ज्यादा वृक्षावरण कहाँ पर पाया जाता है, तो ये है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पर सर्वाधिक वृक्षावरण पाया जाता है, ठीक है। क्या सर्वाधिक वृक्षावरण कहाँ पाया जाता है, कौन से स्टेट्स हैं, तो महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला जो चार्ट है इसको भी आप लोग देख लीजिए कि भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। मतलब ये स्टेट्स तो ठीक ठाक इनका क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो ये 3 स्टेट्स आपको याद रखने हैं, हरियाणा, पंजाब और गोवा में। तो गोवा का तो क्षेत्रफल काफी कम है, इसलिए यहाँ पर वन क्षेत्रफल कम है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में कृषि योग्य भूमि बनाने के चक्कर में वनों का काफी विनाश हुआ है, यहाँ पर पेड़ों को काटा गया है, इसलिए यहाँ पर वन क्षेत्र आपको कम देखने को मिलेगा। तो हरियाणा, पंजाब एंड गोवा, ये लिस्ट आप याद रखेंगे, यहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला जो डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है TOF का सर्वाधिक विस्तार, और TOF का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है। तो TOF का मतलब होता है ट्री आउट ऑफ फॉरेस्ट, ट्री आउट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ट्री आउट ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पर आउट होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्री आउट ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि पेड़ जो कि जंगल से बाहर हैं, ऐसे मामले में कौन सा स्टेट्स आगे है और परसेंटेज किसका ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड कर्नाटक स्टेट्स सबसे ज़्यादा है जहाँ के ट्री आउट ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो लक्षद्वीप, केरला एंड गोवा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप देख लीजिए, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड कर्नाटक। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट हमने जो कि महत्वपूर्ण है ये आपको यहाँ पर दे दी है, यहीं से प्रश्न बनेगा। और भी कुछ लिस्ट्स हैं, लेकिन उनको हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। जरूरत पड़ेगी तो जो पेड PDF हमारा है, जो कि प्राइवेट ग्रुप हमारा चल रहा है, वहाँ के PDF में इसको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई डेटा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। अब हम आते हैं वन और वृक्ष आवरण, जिसकी चर्चा हमने स्टार्टिंग में की थी, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, वहां पर इसका डिटेल देखते हैं। यहां पर इसका डिटेल क्या रहने वाला है इसको चेक कर लेते हैं। देखिए,
भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का जो वन आवरण है ये 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वन आवरण की बात हो रही है, ठीक है। तो वन आवरण का जो डेटा है यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, ये वन आवरण का डेटा है जो कि 7,13,789 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि पूरे क्षेत्रफल का, पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। अब इसकी तुलना हम करते हैं 2019 वाले से। तो 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। यानी कि यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिली है। वन आवरण में 0.22% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है 2019 की डेटा से, ठीक है। अब हम बात करते हैं वृक्ष आवरण की। पहले हमने वन आवरण देखा, अब हम वृक्ष आवरण देख लेते हैं। अगर हम कुल वृक्ष आवरण की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 95,748 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वन आवरण बड़ा क्षेत्र होता है, जो हमने बात किया था स्टार्टिंग में, 1 हेक्टेयर वाली भूमि होती है, और 1 हेक्टेयर से जो कम वाली भूमि होती है ये वृक्ष आवरण होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये कम है तो इसका क्षेत्रफल भी कम होगा। तो वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 95,748 किलोमीटर है, और जबकि ये वृक्ष वन आवरण जो है ये 7 लाख के अप्रॉक्स है, ठीक है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। जहां वन आवरण 21.71% है, वहां पर अगर हम वृक्ष आवरण की बात करते हैं तो ये पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। जिस तरह से हमने वन रिपोर्ट में तुलना किया 2019 वाले से, इसी तरह से अगर हम वृक्ष आवरण में तुलना करते हैं 2019 वाले रिपोर्ट से, तो 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 0.676% है, ठीक है, जो कि 0.76% है, और 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कितना? वनावरण में 1540 और वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है 2019 वाले डेटा से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम कुल वृक्ष और वन आवरण की बात करें, अगर हम टोटल वृक्ष और वन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो कितना है, ये है 9 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है, 9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वनावरण में जो शीर्ष स्टेट्स हैं वो कौन से हैं। इनकी चर्चा हमने पहले भी लिस्ट में कर रखी है, अगर आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड ओडिशा, ये वृद्धि वाले स्टेट्स हैं, सर्वाधिक वृद्धि वाले, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड ओडिशा सर्वाधिक वृद्धि वाले होंगे। यहाँ पे देखिए वनावरण में जो वृद्धि हुई है वो आप डेटा यहाँ पर देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ खुले वन में वन आवरण में वृद्धि देखी गई है, जिसके पश्चात अत्यंत सघन वन है, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, आपको मेनली ये फोकस करना है, बाकी ये सारी चीजें हटा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है इनको चेक करते हैं। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं। पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो वन नीति थी, जो वन रिपोर्ट नीति कौन सी थी, 1988 वाली नीति थी, उसमें यह बताया गया था कि 33% हिस्से पर वन होना चाहिए, ठीक है। देश में, पूरे देश में 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं, देश की बात नहीं हो रही है, ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें 33% क्षेत्रफल पर वन है, ठीक है। इनका लिस्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन पर 33% वन आवरण, वनाच्छादित क्षेत्रफल है, जिनका 33% वनाच्छादित क्षेत्रफल है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है। टोटल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये लिस्ट आपको यहां पर दे रखी है। अब यहां पर इसको हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक ऐसे स्टेट्स जो 75% से अधिक वनावरण है, ऐसे स्टेट्स जिनमें 75% से अधिक वनावरण है, और ऐसे स्टेट्स जिनमें 33 से 75% के मध्य में वनावरण है, ठीक है। तो फिलहाल आप ध्यान दीजिए, आपको याद रखना है कि 17
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 33% से ज्यादा वनावरण हमें देखने को मिलता है। इन स्टेट्स का नाम आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर जो 75% से अधिक जहां पर वनावरण है उनमें लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। बाकी 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर 33 से 75 के बीच में लाई करता है, जो कि है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव, असम, ओडिशा। यहाँ पर 33 से 75 के बीच में, और इन क्षेत्रों में, इन स्टेट्स में 75 से ऊपर, 75% से ऊपर। ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए सारे डेटाज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। जो कि आपका वन दरोगा का प्रोफाइल है, तो इन सारे डेटाज के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, तो हम स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट इन्वायरमेंट पढ़ना है। हमें ऐसे ऐसे टॉपिक को भी कवर करना है कि अगर वहां से क्वेश्चन पूछता है तो आपका ना छूटे। किसी अन्य का छूट जाए, ठीक है, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। किसी अन्य बच्चे का छूटेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है, आप पढ़ के जा रहे हो तो आपको बढ़त हासिल होगी। इसलिए यहाँ पर हम सारे डेटाज का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव आवरण में वृद्धि। मैंग्रोव वन के बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। जितने प्रकार के वन होते हैं उसमें मैंग्रोव वन की भी चर्चा हमने कर रखी है। अब मैंग्रोव आवरण में जो वृद्धि हुई है 2019 से लेकर 2021 के बीच में, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। मैंग्रोव आवरण में कितना वृद्धि हुई है? तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, 17 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव आवरण वन में वृद्धि देखी गई है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, पहले मैंने इसको शामिल नहीं किया था, बाद में मेरी नजर इस पर पड़ी कि ये तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल, देन गुजरात एंड देन अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अब ऐसे स्टेट्स जहां पर मैंग्रोव वन में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है वो है ओडिशा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। ओडिशा में 8 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, और कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है। मैंग्रोव वन के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि नदी से जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, वहां पर वो जो वन उगते हैं उनको मैंग्रोव वन बोलते हैं। इनको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो डेल्टा है भारत का और पूरे विश्व का वो सुंदरबन डेल्टा है, यहीं पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ओके, अगला जो पॉइंट है इनको देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। कुल कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक क्या होता है, किसी को पता है? कार्बन स्टॉक का मतलब ये होता है, देखिए, ओके, तो कुल कार्बन स्टॉक की हम चर्चा कर रहे थे। कार्बन स्टॉक को मैं आपको समझाना चाहता था कि कार्बन स्टॉक एक्चुअली होता क्या है। तो थोड़ा सा मुझे डाउट था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके गूगल किया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बन स्टॉक क्या होता है। कार्बन स्टॉक होता है, आपको पता होगा कि कार्बन गैस जो निकलती है, जो कि इन्वायरमेंट को गर्म करती है या फिर किसी अन्य तरह से भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है, आपको पता होगा। ठीक है, कार्बन को कम करने के लिए बहुत सारे देश मीटिंग भी करते हैं, सम्मेलन भी करते हैं, ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके। अब कार्बन स्टॉक का मतलब यह है कि कार्बन गैस के अकॉर्डिंग वनावरण क्षेत्र ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा वन होगा उतना ज्यादा हम कार्बन को एब्जॉर्व कर सकेंगे, मतलब उनको बैलेंस कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर कार्बन स्टॉक ज्यादा है तो वो हमारे लिए सही है, अगर कार्बन स्टॉक कम है तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। ठीक है, यानी कि वनावरण क्षेत्र ज्यादा होना चाहिए ताकि जो कार्बन हम निकालते हैं इंडस्ट्रीज के माध्यम से, पॉल्यूशन के माध्यम से, वो बैलेंस हो सके। तो कार्बन स्टॉक का मतलब ये है कि इतना कार्बन स्टॉक हमारे पास है, इतना कार्बन हम अभी और निकाल सकते हैं। अगर हम निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इतना कार्बन स्टॉक हमारे पास है, अगर हम इतना कार्बन और निकालेंगे इंडस्ट्रीज के माध्यम से या कहीं से भी, तो हमें दिक्कत नहीं होगा। वही होता है कार्बन स्टॉक। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कार्बन स्टॉक में 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में 4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 4 मिलियन टन की वृद्धि दिखाई जा रही है 2019 की तुलना में। ओके, जो कि काफी सही है, अच्छी बात है। और कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 7 मिलियन टन है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक इतना मिलियन टन होने का अनुमान है।
अब वनों में कार्बन स्टॉक का मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई वहां पर स्टॉक बना है वहां पे इकट्ठा होता है, ऐसा नहीं है। ये प्रकृति की बातें हैं। हमें कार्बन कम निकालना है, सभी को पता होगा। तो अगर हम कार्बन कम निकालेंगे और वन हमारे यहाँ ज्यादा होंगे तो प्रकृति हमारे अनुकूल रहेगी। और अगर हम ज्यादातर कार्बन निकाल देते हैं और पेड़ों को काटते जाते हैं तो कार्बन स्टॉक कम हो जाएगा, इससे प्रकृति पर विपरीत या फिर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आप सारी चीज समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिपोर्ट है इसमें आपको देखना है कि वनों में आग की स्थिति क्या है। तो वनों में आग की स्थिति रिपोर्ट 2021 के निष्कर्ष बताते हैं कि 46% वन ऐसे हैं जो कि अग्नि प्रवण के खतरे में है, यानी कि 46% वन ऐसे हैं जो कि अग्नि से प्रभावित हो सकते हैं, जहां पर आग लगने का खतरा है। ठीक है, इसमें 81% अत्यधिक प्रवण है, 7.85% बहुत अधिक प्रवण है और 11.51% अत्यधिक प्रवण है। यहाँ पर देखिए अत्यधिक प्रवण एंड अत्यधिक प्रवण 2 बार आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा है, इसमें इससे कम ये है और इससे कम ये है। हो सकता है कि यही सबसे ज्यादा हो और इससे कम हो और ये इससे कम हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल है। तो इसको मैं कंफर्म कर दूंगा, जो पेड पीडीएफ है उसमें आपको सारी चीजें ढंग से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट। जलवायु परिवर्तन, जैसा कि आपको पता है, अगर जलवायु में बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिवर्तन होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अनुकूल नहीं है तो वो चीज़ सही नहीं होती है। जलवायु परिवर्तन पर कई सारे सम्मेलन, समितियां और देश आपस में मिलकर इस पर चर्चा करते हैं, जिसमें कार्बन उत्सर्जन भी एक प्रमुख मुद्दा होता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर मिलकर डिस्कस किया जाता है कि कैसे इन सारी चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं या कम उत्सर्जन हो। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के जो हॉट स्पॉट है इसको हम चेक कर लेते हैं, जो कि वनों से रिलेटेड है। देखिए ISFR डेटा 2021 के अनुसार लगभग 45 से 64% भारतीय वन ऐसे हैं जो 2030 तक जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान के नकारात्मक प्रभाव से गुजरेंगे। आपको पता होगा जलवायु परिवर्तन का हमारे वनों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जलवायु के ही अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग, वर्षा के अकॉर्डिंग वनों की आकृति और इनकी सघनता प्रभावित होती है। तो अगर जलवायु परिवर्तन नेगेटिव होता है जो कि वनों के प्रतिकूल है तो वन घटेंगे। वही लिखा रहा है यहाँ पे कि 45 से 64% एरिया वनावरण या फिर वृक्ष आवरण क्षेत्र ऐसा है जो कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन के बढ़ते तापमान के कारण नेगेटिव प्रभाव का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि सभी भारतीय राज्यों, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड को छोड़कर, इन स्टेट्स को छोड़कर और भी जितने राज्य हैं और जितने भी राज्य हैं वो सब वन अत्यंत संवेदनशील जलवायु वाले हॉटस्पॉट होंगे, यानी कि अन्य जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर जलवायु का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको मुझे हाईलाइट करना था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है ये जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान के कारण सर्वाधिक प्रभावित होने की संभावना है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र है, बर्फबारी वगैरह ठीक ठाक होती है। जो यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं ये जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण इन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि प्रदेश लद्दाख जो है ये जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण सर्वाधिक प्रभावित होने की संभावना है इस स्टेट्स की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सारी चीज आप समझ रहे होंगे। अगला जो हमें डिस्कस करना है पॉइंट वो है टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में वन आवरण। यहाँ से मुझे लगता है कि एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि टाइगर सुरक्षा को लेके हम काफी ज्यादा सीरियस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो टाइगर्स हैं ये गायब हो रहे हैं, इनका विलुप्तीकरण धीरे धीरे कगार पे है और ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पे सरकार ध्यान दे रही है और इसी कारण इस बार जो है पहली बार 2021 के वन रिपोर्ट में टाइगर रिजर्व का जो वन क्षेत्र आवरण है उसको भी चर्चा में लाया गया है। इस पर भी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ISFR 2021 में भारत के टाइगर रिजर्व, गलियारे एवं सिंह संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय शामिल किया गया है। विगत दशक में 52 बाघ अभयारण्यों में वनावरण में कुल
कमी 62 वर्ग किलोमीटर की रही है। 52 बाघ अभयारण्य हैं, ठीक है, मतलब जंगल आप बोल सकते हो, अभयारण्य कहने में मुझे दिक्कत हो रहा है, वनावरण आप बोल सकते हो। तो 62 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है 52 बाघ अभयारण्यों में, ठीक है। 52 बाघ अभयारण्यों में लगभग 20 में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित है। 52 में 20 में वृद्धि हुई है, बाकी और सब में घाटा हुआ है। 32 और जो बच रहे हैं उनमें कमी देखी गई है, और वही कमी यहाँ पर 62 वर्ग किलोमीटर दिख रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि वन क्षेत्र में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष टाइगर रिजर्व कौन से हैं। तो 20 स्टेट्स जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इस 20 में जो शीर्ष 3 हैं जहां पर आपको वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है, ये कौन कौन से हैं ये आप याद रखिएगा। इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। दूसरा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये तीनों डेटा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये टाइगर रिजर्व जो वन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, इसमें टाइगर रिजर्व को पहली बार शामिल किया गया है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जो शेष 32 टाइगर रिजर्व में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है, जो असम के ओरंग में 6 वर्ग किलोमीटर से लेकर तेलंगाना के कवाल में इतना किलोमीटर तक विस्तृत है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रफल के अनुसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, अपने दिमाग में आप सभी लोग फिट कर लीजिए। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला जो पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 97% वनावरण है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वनावरण है, जो कि 97% है, ठीक है। तो आई थिंक ये सेशन यहीं पे समअप होता है, और आगे का जो सेशन होगा, आगे का जो वीडियो होगा, उसको भी आप लोग फॉलो करें। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें। वैसे मैं कहता नहीं हूँ और आप लोग करोगे भी नहीं, मुझे पता है। फिलहाल कोई बात नहीं, आप सभी लोग वीडियोस को फॉलो करते रहें, यही रिक्वेस्ट है। ये डेटा जो मैं आपके सामने लाया हूँ, बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इजली नहीं है। ये जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और जितने टाइम में प्रस्तुत कर रहा हूँ, यही कोई जब बड़े चैनल पढ़ाएंगे तो यही चीज़ 2 घंटे में कवर करेंगे, और यही चीज़ मैं आपके सामने आधे घंटे 40 मिनट में रख रहा हूँ, और मेहनत करके रख रहा हूँ। तो आप सभी लोग सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।